डियर व्यूअर्स, मैं हूं मास ख्वाजा, फाउंडर ऑफ fastmass.com। और व्यूअर्स, अब हम क्लॉज नंबर 7 पे जंप करेंगे जो ISO 45001 2018 वर्जन की है। और इस क्लॉज का नाम है सपोर्ट। इसकी फर्दर आगे से 5 सब क्लॉजेज हैं। 7.1 रिसोर्सेज, 7.2 कॉम्पिटेंस, 7.3 अवेयरनेस, 7.4 कम्युनिकेशन, 7.5 डॉक्यूमेंटेशन। 7.4 और 7.5 जो है फर्दर मजीद आगे डिवाइडेड है मजीद छोटी छोटी क्लॉजेस के अंदर। तो हम हर क्लॉज को बारी बारी देखना स्टार्ट करते हैं। और क्लॉज नंबर 7.1 कहती है द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल इंप्रूवमेंट ऑफ द OHS मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें दो चीजें अहम है, ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड। यानी ऑर्गेनाइजेशन को जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है पहले तो उनकी लिस्ट प्रोवाइड करे, उनका लिस्ट डाउन करे कि उनको चाहिए क्या कुछ, और फिर उनको प्रोवाइड भी करे। तो बहुत चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, किस पर्पज़ के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मेंटेन करने में, कंटिन्यू इंप्रूव करने के लिए। क्या चीज़? ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जो HSE कल्चर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी का, उसको मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करनी है। रिसोर्सेज में कोई कुछ आ सकता है जिसको हम बार बार डिस्कस करें। ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, पैसे पूसे जिसको कहते हैं, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स वगैरह व्हाटसोएवर आपको जो चाहिए। तो ये चीज़ क्लॉज नंबर 7.1। 7.2 कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या कहती है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल, ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, determine the necessary competency of workers that affects or can affect its OHS performance। यानी एक SOP प्रोसीजर बनाना जिसमें आपने लोगों की कॉम्पिटेंसी को डिफाइन करना है। अब कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन इस स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या है? नॉलेज एंड स्किल, यानी अप्रोप्रिएट नॉलेज एंड स्किल फॉर टू अचीव द इंटेंडेड पर्पस, इंटेंडेड आउटकम। तो हमने उनको बताना है कि अच्छा हमने HSE मैनेजर रखना है, सेफ्टी मैनेजर रखना है, तो उसकी कॉम्पिटेंसी क्या हो, स्किल्स क्या हो, उसकी एजुकेशन क्या हो, ट्रेनिंग्स की कौन सी हुई, हमने एक क्राइटेरिया डेवलप करना है। फायर फाइटर्स के लिए कौन कौन सी हो सकती है, अगर हमने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया तो वो कौन होगा, किस तरह का होगा, किस डेजिग्नेशन का होगा। और हमने अगर असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, इंटरनल ऑडिटर जब हायर करना है OHS के लिए, तो वो किस कैपेसिटी का, उसका एक्सपीरियंस कितना का, सारा कुछ हमने डिफाइन करना होता है। इंश्योर दैट द वर्कर्स आर कॉम्पिटेंट इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई हैजर्ड, यानी वर्कर इतने कॉम्पिटेंट हो के उनकी एबिलिटी टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, हैजर्ड्स को पहचान सके, जान सके। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, अगेन जो वर्कर्स के अंदर आपके अप्रोप्रिएट आपने क्राइटेरिया बनाना है, किस लेवल के, किस नॉलेज के, किस एक्सपीरियंस के, किस ट्रेनिंग के, किस एजुकेशन लेवल के आपको वर्कर्स चाहिए, किस लेवल पे चाहिए। When applicable, take actions to acquire and maintain the necessary competence and evaluate the factors of these action. Retain appropriate documented information as evidence of competency. आपने ये डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन से बात अगेन कि आपके पास सारी चीज़ों का प्रूफ होना चाहिए। जब आपसे ऑडिटर पूछे कि आपको कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया बता दें या फिर जो आपने हायरिंग क्राइटेरिया उसको बता, वो SOP चेक करा दें, आप इधर उधर देख, उल्लू ना देख, वो आसमानों को या दीवारों को देखते हो। तो ये बेसिकली ना आपकी जो पर्सनल फाइल्स डेवलप होती हैं HR डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो उससे रेलिवेंट है। तो ये वाला जो है डिफाइन तो आप ही करेंगे, लेकिन इसका रिकॉर्ड ज़्यादातर HR डिपार्टमेंट में रखा जाता है। तो ये थी 7.2। 7.3 अवेयरनेस। वर्कर्स शैल बी मेड अवेयर ऑफ, वर्कर्स को किन किन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। द OHS पॉलिसी एंड OHS ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है सेफ्टी की और ऑब्जेक्टिव्स। अब अवेयरनेस हमने देनी है उनको डेफिनेटली। अब आपके अंदर अगर उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा है और इस लेवल की आपके पास वर्कर्स हैं जिनकी एबिलिटी टू स्पीक या फिर रीड इंग्लिश कम है, या ज़्यादा पंजाबी स्पीकिंग या लोकल लैंग्वेज स्पीकिंग, तो आपको फिर उर्दू में पॉलिसी बनानी पड़ती है। इसलिए हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि हम उनको अवेयरनेस देनी है, वो समझ सके। नंबर B है their contribution to the effectiveness of the OHS management system including the benefits of improved, यानी उनको पता हो कि हमारी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है OHS मैनेजमेंट के लिए और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके बेहतर। द इम्प्लीकेशन एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, और उनको ये पता हो कि जो भी नॉन कन्फर्मिटी अराइज होगी उससे क्या नतीजे निकल सकती हैं और कौन कौन सी पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज हैं, किन किन कामों से गलत काम वो NC रेज हो सकती है।
इंसिडेंट्स एंड द आउटकम्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दैट आर रेलेवेंट टू देम, जो भी इंसिडेंट्स या जो भी हादसा मेल में हो रहे हैं उनसे रेलेवेंट है और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं उनको भी उन तक रसाई होनी चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। हैजर्ड्स वॉचेस रिस्क एंड एक्शन डिटरमाइंड दैट आर रेलेवेंट टू देम, जो भी खदशात वो हैजर्ड्स या रिस्क जो है आइडेंटिफाई हो रही है जो उनसे रेलेवेंट है, उनके एरिया से रिलेटेड है, वो उन तक उनको उस चीज़ का इल्म हो, अवेयरनेस हो। The ability to remove themselves from workstation that they consider present and independent and serious danger to their life, as well as the arrangement for the protecting them from undue। अच्छा, उनको ये भी पता हो कि हमने इस हैजर्डस सिचुएशन से कैसे बचना है और अपने खुद भी कैसे बचना है, दूसरों को कैसे बचाना है। मीन्स कि आपने उनकी कंप्लीट अवेयरनेस ट्रेन करनी है, तो अवेयरनेस के अंदर आगे ट्रेनिंग का एसओपी बनता है, जिसमें फिर आप ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि आपने ये ट्रेनिंग करनी है। डेफिनेटली ऑडिटर आपसे पूछेगा आपने ट्रेनिंग क्यों कराई है, आप कहेंगे हमने ये आइडेंटिफाई किया था रिस्क असेसमेंट के अंदर कि ये हैजर्ड मौजूद है। अच्छा, ये हैजर्ड मौजूद है, दिखाएं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट फिर आपको दिखानी पड़ती है, कहते हैं अच्छा इस रिस्क असेसमेंट वाली हैजर्ड आइडेंटिफाई किया, फिर उसका एक्शन प्लान लिखा कि हम ये ट्रेनिंग करेंगे, फिर उस ट्रेनिंग को आपने टीएनएम में ऐड किया, टीएनएम में ऐड किया तो फिर आपने ट्रेनिंग की। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये थी क्लॉज नंबर 7.3। क्लॉज नंबर 7.4 पे अब हम आ जाते हैं, ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की आगे 3 फर्दर क्लॉजेज है। 7.4.1 जनरल है, 7.4.2 जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन, 7.4.3 जो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। जैसे ये पुराने ओसास के स्टैंडर्ड में भी थी और इसको इधर थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया गया। तो 7.4.1 के अंदर फरमाते हैं द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट और मेंटेन द प्रोसेस। अगेन वो एसओपी बनाना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको मेंटेन करना है, यानी रेगुलर अपडेशन भी होनी चाहिए उस प्रोसेस की। फॉर इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एसओपी होना चाहिए। इंटरनल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी हो सकती है, मोस्टली हम ईमेल्स यूज़ करते हैं, तो आप कम्युनिकेशन के एसओपी के अंदर लिखेंगे कि वी विल यूज़ द मीडियम ऑफ ईमेल, या फिर आपका मेमोरेंडम जाता है तो वो मेमोरेंडम जो होगा वो साइन बाय विद पर्सन, किस पर्सन के साथ होगा, कौन सी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, कौन सी अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये आपको सारा बताना पड़ता है। इस तरह एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में मोस्टली जो है सेफ्टी वालों के, सिविल डिफेंस के साथ, या फिर रेस्क्यू 112 वालों के साथ, या फिर अगर आपको खुदा ना खासा कोई हादसा हुआ है, एफआईआर वगैरह लॉन्च की है, या फिर कोई आपने वैसे किसी डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है फॉर टू इनवाइटिंग देम फॉर देयर सर्वे, या फिर आपने एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स के लिए लेटर लिखा, तो सारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस के अंदर आ जाती हैं। तो इसके लिए आपने एसओपी बनाना है। तो एसओपी के बनाते वक्त हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पॉइंट ए, ऑन व्हाट इट विल बी कम्युनिकेटेड, यानी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो मीन्स कि किस चीज़ पे कम्युनिकेशन होगी, कागज़ पे होगी, ईमेल पे होगी, फ़ोन पे होगी, तो ये आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है। आप बता दीजिएगा, आपने आसानी के लिए सारी चीज़ें लिखा करें कि अगर इस लेवल की कम्युनिकेशन तो ईमेल पे होगी, अगर इस लेवल की कम्युनिकेशन तो साइन डॉक्यूमेंट होगा, पेपर होगा, अगर इस लेवल की कम्युनिकेशन तो वो टेलीफोन पर भी एक्सेप्टेबल है, या फिर व्हाट्सएप पे जो मैसेज आएगा उसको भी हम ऑफिशियल कंसिडर करेंगे। व्हेन टू कम्युनिकेट, कब कब कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और विद होम टू कम्युनिकेट, किसके साथ कम्युनिकेशन हो, हाउ टू कम्युनिकेट, यानी मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी, कैसे करेंगे, कौन करेगा, कौन सा आपका फोकल पॉइंट है। सारे ना फ़ोन उठा के तो फिरते रहे कि मैं ऑफिशियल हूँ, मेरी बात मानी जाए। खास ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना खास कर देखते हैं खुदा ना खासा, जब मेल में कोई या ऑर्गेनाइजेशन में कोई फायर इंसिडेंट हो जाए, तो हर बंदा उठ के रेस्क्यू 112 को कॉल कर रहा था, अपनी अपनी हदायत दे रहा था, तो वन आपको फोकल पर्सन आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल टेक इनटू अकाउंट द डाइवर्सिटी एस्पेक्ट्स, डाइवर्सिटी एस्पेक्ट्स को भी आपने ज़हन में रखना है जब आपने कम्युनिकेशन करना है। मीन्स के लैंग्वेज, जेंडर, कल्चर, लिटरेसी, डिसेबिलिटी। आप वर्कर्स के लिए लोटस लगा रहे हो, उसको हाईफाई इंग्लिश में लगा दें, ऐसा नहीं होता, आपको लोकल उस ज़बान में लगाना है जो वो समझ सकते हैं। इस तरह अगर कोई ऐसे एस्पेक्ट्स आप डिस्कस कर रहे हैं जो स्पेसिफिक टू फीमेल्स हैं, आप उनको मेल के साथ डिस्क्लोज ना करें, तो आपने इस सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है कि कैसे इंफॉर्मेशन को आपने पास ऑन करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है और कौन कम्युनिकेट करेगा। इसी तरह हम आ जाते हैं 7.4.2 के ऊपर, इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन से मुराद है इंटरनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन शैल internally communicate information relevant to OHS management system among the various levels and functions of the organization, including changes, and ensure its communication process enables workers to contribute to the continual improvement. वही बात है जो आप पहले डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोसेस बनाना है उसमें इंटरनल कम्युनिकेशन को स्पेशली मेंशन करें, और साथ ये भी मेंशन करें कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उससे इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, इसको भी अपने एसओपी के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कस करना है। और 7.4.3 जो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, वो भी आपको ये कह रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द OHS मैनेजमेंट सिस्टम एज एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। जब आपने एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ज़्यादातर तब भी होगा ना जब आपको लीगल कोई इश्यूज होंगे,
ठीक है, या फिर जब भी आप करेंगे एक्सटर्नली कम्युनिकेशन करेंगे तो अपनी वो खत खताबत करेंगे, लेटर लिखेंगे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखना है और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी जो आपके साथ कल को नुकसान साबित हो या फिर आपके गिरबान का फंदा बन जाए, क्या समझे। तो ये थी क्लॉज नंबर 7.4। 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, इसके अंदर भी आगे से फर्दर 3 क्लॉजेज हैं। 7.5.1 जनरल, 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग एंड 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप का जो प्रोसीजर होता है कि आप जिसमें मेंशन करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे, कौन इसको रिट्रीव करेगा, उस पर कौन सी मोहर लगेगी, कौन सी मोहरें होती हैं। इसके ऊपर 3 किस्म की क्या थी बताना यार ज़रा। हाँ, कंट्रोल डॉक्यूमेंट, अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट, ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट, ठीक है, अटैचमेंट है, क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 7.5.1 जनरल को हम डिस्कस करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन OHS मैनेजमेंट सिस्टम शैल इंक्लूड, क्या चीज़ इंक्लूड करेगी, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट बाय दिस डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग नेसेसरी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द। आपने 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स मस्ट है आपके लिए, यानी 2 किस्म के SOPs या प्रोसेसेस बनाना बड़ा ज़रूरी है। एक तो वो जो इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, यानी ISO 45000 OHS MS की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट बनाने बड़े ज़रूरी हैं, उनको मेंटेन करना। और दूसरा जो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, SOPs है, जैसे PTW कहीं पे मेंशन ही होगा लेकिन वो आपको दिखाना पड़ता है कि हम ये रिस्क कंट्रोल मेजर के लिए या फिर अपनी HSE कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमने बनाया हुआ। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आपको बनाने पड़ते हैं। देन इसके अलावा क्या एक्सटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन फॉर एन OHS मैनेजमेंट सिस्टम कैन डिफर फ्रॉम, ये नहीं होता कि एक किस्म के डॉक्यूमेंट जनरल जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन पे चिपका दे। ये मोस्टली हमारे कंसल्टेंट भाईजान करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसका नाम हेडर फुटर चेंज किया और दूसरी कंपनी पे चिपका देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई यार, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरी करते हैं, नेचर ऑफ प्रोसेसेस डिफरेंट होती हैं, साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ लेवल डिफरेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स डिफरेंट होती हैं, मशीनरी डिफरेंट होती है, काम करने का तरीका, लोगों की अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन। तो आपको नए डॉक्यूमेंट बनाने ही पड़ते हैं। तो मैं अभी कंसल्टेंट भाईजान को ये कहूँगा, सारों को एडवाइस करूँगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग मैनुअल बनाया करें, ऐसा ना करें यार। वैसे मैं भी अपना एक मैनुअल बना के ना अपलोड कर दूंगा कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, सैम्पल मैनुअल होगा। ओके, 7.5.2 जो है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग। व्हेन क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर एप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन। इन डॉक्यूमेंट जब बनाएं या फिर अपडेट करें तो उस पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए, जैसे टाइटल, डेट, ऑथर, रेफरेंस नंबर वगैरह, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। रेफरेंस नंबर से आइडेंटिफिकेशन ट्रेसिबिलिटी बढ़ जाती है डॉक्यूमेंट की, तो मिक्सिंग नहीं होती। उनका फॉर्मेट क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगी, सॉफ्ट वर्जन में होंगे, हार्ड कॉपी में होंगे, प्रिंटेड होगा, मीडिया होगा, यानी जैसे पेपर में होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, वीडियो होगा। मेरी ये वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड करूँ ये वीडियो है, तो मैं इनको वीडियो का नंबर लगा दूँ तो कहूँगा यार ये मेरा डॉक्यूमेंट बन गया। इस द रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर सूटेबिलिटी एंड एडवोकेसी, और नीचे मेंशन किया जाए कौन अब रिव्यू करेगा डॉक्यूमेंट, किसने अप्रूव करना है, तो ये सारी चीज़ आपको होना चाहिए। सिंपल सा है SOP। इसी तरह 7.5.3 जो है वो है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय OHS मैनेजमेंट सिस्टम एंड बाय दिस डॉक्यूमेंट शैल बी कंट्रोल्ड टू इंश्योर। क्यों इंश्योर करें? इट इज़ अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर यूज वेयर एंड व्हेन इट इज़ नीडेड, इट इज़ एडवोकेटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इम्प्रॉपर लॉस ऑफ। ये कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट बड़ा अहम होता है कि आपको इस चीज़ का खास करना पड़ता है कि जब आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत हो वो रिट्रीवेबल फॉर्म में वो आपको मिल जाए। बा मैं इधर उधर ना देखते फिरेंगे, या तू लेकर आ फाइल, तू लेकर आ, और इस तरह हम अक्सर ऑर्डर का टाइम ज़ाया करने के लिए करते हैं, ऐसा ना हो। और फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद हो वो लेटेस्ट वर्जन हो, और अगर जो डॉक्यूमेंट खत्म हो चुका है अब आप यूज़ नहीं करें, उस पर ऑब्सोलीट की स्टेप लगा के, या जरूरी नहीं स्टेप लगाए, किसी और मैकेनिज्म को आप यूज़ कर सकते हैं, आपने साइड में रखा हो, लेकिन वो भी रिट्रीवेबल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा ना जब डॉक्टर आपसे पूछेगा भाई ये अब तो प्रेजेंट डॉक्यूमेंट है, आपने इसका वर्जन 1.1 या 1.2 कर दिया, तो पुराने वर्जन कहाँ पे, लेट मी चेक, मैं देखना चाहता हूँ उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपके पास इस फॉर्म में होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के अंदर बनाते हुए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने क्या ख्याल करना है, एक्सेस एंड रिट्रीवेबल यूजेज, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, कंट्रोल ऑफ चेंजेस, रिटेंशन एंड डिस्पोजल। हाँ, रिटेंशन एंड डिस्पोजल के डॉक्यूमेंट आपके पास कितनी देर तक रहेगा और डिस्पोजल कब है, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स है, कब ये डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन फॉर ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू बी नेसेसरी फॉर द प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ
और यहाँ भी लिखी हुई यार कोई मजे की चीज़ नहीं लिखी हुई, ये नोट्स लिखे थे मैं वो पढ़ने लग गया। तो बेसिकली इस पूरी क्लॉज के अंदर जो है ना डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को एलेबोरेट किया गया है, डिटेल में बताया गया है कि आपने कैसा डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके ऊपर कौन कौन सा नंबर होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, यानी प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी हो, और दो डॉक्यूमेंट्स की जो रेफरेंस नंबर है वो सेम ना हो। एक डॉक्यूमेंट के साथ एसओपी के साथ अगर आपने कोई ट्रेनिंग्स या फिर फॉर्म्स अटैच किए तो वो अटैचमेंट नंबर्स भी उनके ऊपर हो, और अगर अटैचमेंट के आगे वर्क इंस्ट्रक्शंस है तो वो वर्क इंस्ट्रक्शंस WI के साथ मेंशन हो कि ये वर्क इंस्ट्रक्शन ये नंबर है, और उसके साथ अगर कोई रिकॉर्ड एक्स्ट्रा टेस्ट रिपोर्ट है तो वो भी आपने मेंशन की होगी, रिपोर्ट जो है उसका एक खास नंबर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये 7 क्लॉज जो है इजीली समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम क्लॉज नंबर 8 के साथ बड़ी जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।